नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए देश कपूर सर, चीफ एडिटर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दृष्टिकोण.com। इनका अपना वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, एंड देन ऑल्सो यूट्यूब चैनल। सर आजकल यूट्यूब पे बड़े अच्छे वीडियोस डालने शुरू कर चुके हैं। येस्टरडे ही पुट वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू मस्ट गो एंड वॉच। कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक पेपर आया जिसका नाम था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडरटेक्स वेरिफिकेशन ऑफ सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस। हम हमेशा फोकस रहे कि भारत के अंदर बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। आपको लगता है कि ये अंग्रेज, जस्ट अ लूज टर्म फॉर द अमेरिकन एंड द ब्रिटिशर्स, कि ये लोग अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके भारत में पैसा भेजेंगे फॉर ऑल द एक्टिविटीज? नहीं। लेट मी देख यू आप, गुड मॉर्निंग, बहुत एक अच्छी सी कड़क सी चाय या कॉफी पीजिए। हमारा ही पैसा ले जाकर फिर उसको राउट करके इंडिया में लेकर आया जाता है। दिस इज, सम पीपल आर लेबलिंग इट एज FCRA 2। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है, 38 प्रोफेशनल्स को लेकर है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है और इससे लोग घबराए हुए क्यों हैं, बोल नहीं रहे हैं। वो सर आता है ना सुनामी से पहले का सन्नाटा, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है। मतलब फुसफुसाहट तो चल रही है, क्योंकि कल ही मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हुई व्हेन आई सॉ द पेपर। आई वाज लाइक, मैडम ये क्या हो रहा है मैडम? आई वाज लाइक, अच्छा हो रहा है, ये तो बॉर्डर स्टेट्स में है, व्हाई डू यू वरी? लेट्स गेट स्टार्टेड दिस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री, ऑलवेज ग्रेट टू बी ऑन योर शो। हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ये जो नया वाला आया है, जो सर्कुलर आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि आप जब एक घर को देखते हो, जैसे अगर भारत को एक घर मान लो, तो उसमें बाहर के लोग अंदर क्या करते हैं और अंदर के लोग बाहर कैसे चीज़ें भेजते हैं और कैसे इनका आपस में इंटरेक्शन चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि FCRA जो है, जो भी बिल है और जो कुछ भी हुआ, उससे बाहर के पैसे अंदर जो आते हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात हुई थी। अब अगर हम दूसरा देखें कि अंदर के पैसे जो बाहर जाते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे ये जो हमने बात की, जो आपका सर्कुलर जो आपने बात की, जिस सर्कुलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, राइट। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको वो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि एंटिटीज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग countries' land borders and remitting significant amounts of money abroad have also been covered in the exercise. उसके स्टार्टिंग में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उसने कहा है कि preliminary ground verification revealed that the entities were making these remittances were either non-filers or were filing income tax returns showing very small turnovers. The turnovers had no apparent correlation with the large amounts of money being remitted abroad. They also did not appear to match the stated purpose of the remittances, such as payment for freight, import of software, and import of consulting services. तो और बाद में उन्होंने लिखा है, फर्दर ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस रिवील दैट दीज एंटिटीज वर नॉट एक्चुअली ऑपरेटिंग फ्रॉम द एड्रेसेस डिक्लेयर्ड बाय देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, शेल कंपनीज, और ये जो शेल कंपनीज हैं ये डील ऐसी करते हैं कि बाहर एक ओवरसीज एंटिटी बना देते हैं, और ओवरसीज एंटिटी जो होती है वो इनको सपोजिटली इनको एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस देती है, या सॉफ्टवेयर इनको देती है, लाइसेंस इनको देना होता है उस सॉफ्टवेयर के लिए, या कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए। वो कंसल्टेंसी दे रही है और ये उसको पैसे दे रहे हैं, या वो फ्रेट के लिए है। पर बहुत लार्ज अमाउंट्स ये बाहर भेजते हैं ये शेल कंपनीज के थ्रू। बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। खास तौर पे अभी पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि ईडी जो था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो अभी उसने एक प्रोब किया, NRI ड्रग्स हवाला नेक्सस जो था उनका, वो चल रहा था 200 करोड़ का, और रेड्स हुई हैं फॉरेक्स एजेंट्स की के ऊपर जालंधर में, और जो लुधियाना के जो ज्वेलर्स हैं उनके ऊपर, और एयरलाइन स्टाफ जो है अमृतसर एयरपोर्ट पे। नॉर्थ ईस्ट जो है, जो
गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते हैं, ड्रग्स, आर्म्स और फेक करेंसी जहाँ से चलता है, तो उसमें भी रेड्स वगैरह हुई हैं। तो एक तो लॉन्ड्रिंग होती है खासतौर पे ये नार्को टेररिज्म के लिए, ऊपर से ये हवाला का ये काम चलता है कि वो शेल का ओवर इनवॉइसिंग जो होता है फॉर फेक सॉफ्टवेयर, फेक कंसल्टेंसी सर्विसेज। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये जो ट्रेड कॉरिडोर्स उन्होंने बना रखे होते हैं उसमें ये चलता है। एंड इंडिया का जो FATF का जो था उसमें खुद नेम वो बात की हुई है हवाला की, शेल कंपनीज की। तो बेसिकली जो ये आउटबाउंड होता है ना, ये फेक इंपोर्ट के बाहर से कुछ ला रहे हैं और यहाँ से दे रहे हैं, दिस हैज बिकम समथिंग लाइक अ सेटलमेंट फॉर द इनबाउंड हवाला फ्लो। जैसे हवाला अंदर आ रहा है, वो हवाला दाना, तो तो उसके लिए पैसे कैसे भेजने हैं। तो इसका लिंक नार्को टेररिज्म के साथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। एंड ये क्योंकि हमने बात की पंजाब की और नॉर्थ ईस्ट की, तो ये उसके साथ लाइक इसका लाइक उसी की वजह से हो रहा है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इन्होंने नया फॉर्म 146 बनाया है, जो पहले 15 CB, ये खुद कह रहे हैं कि वो 15 CB का रिप्लेसमेंट है। तो 15 CB में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है, वो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। तो ये जो 15 CB वाला जो है ना जो बात है वो ये है कि अब हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उस सर्कुलर में देखी कि 36 प्रोफेशनल्स को भी उन्होंने टारगेट किया है। 36 प्रोफेशनल्स जो हैं वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। तो होता क्या है कि जब ये देते हैं पैसे, जब ये क्या कहते हैं उनको ये पैसे बाहर भेजने होते हैं, तो CA से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो 15 CB भी था। वो एक फेक भी बना सकते थे, फेक PDF बना के उसके साथ लगा दो, और बैंक जो है वो इतना ज़्यादा चेक नहीं करता था, वो ठीक है वो आगे भेज देता था। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज जो CA का जो सर्टिफिकेट जो होता था वो एक स्टैंड अलोन PDF होता था। तो जो रेमिटर की जो डिक्लेरेशन जो है और CA का सर्टिफिकेट, वो इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं हो सकता था। नाउ लोग जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि ये सडनली जो फॉर्म 15 CB था वो फॉर्म ये 146 हो गया। हाँ वो चेंज हुआ है, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग दैट हैज चेंज्ड इज कि उसमें एक UDIN नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अब UDIN नंबर के साथ ये है कि UDIN नंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से आता है, राइट। तो वो इमीडिएटली उनके पोर्टल से उनको लेना पड़ता है, एंड वंस दे टेक इट आफ्टर दैट लाइक जब वो डालते हैं उसमें 146 के फॉर्म में, देन इट इज एक्चुअली वैलिडेटेड इन रियल टाइम थ्रू एन API कॉल टू, वो API कॉल होता है इंटीग्रेशन लाइक उसके साथ है टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, विच एक्चुअली जनरेट्स UDIN नंबर। तो जब बैंक जब ये फॉर्म 146 लेता है तो इमीडिएट रियल टाइम वेरिफिकेशन होती है ऑफ द UDIN नंबर। एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका पैन नंबर, उसकी मेंबरशिप नंबर, उसका जो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो FRN कहते हैं, वो सारा लाइक उसको डालना पड़ता है, तब UDIN नंबर उसको मिलता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का ऑथेंटिकेशन होता है। वो 146 फॉर्म जो होता है वो दैट इज अ CA का सर्टिफिकेट फॉर्म, दैट एक्चुअली गोज फर्दर ऑन विद द एक्नॉलेजमेंट नंबर, और साथ में जो रेमिटर होता है जो पैसे भेज रहा है उसकी खुद की भी एक डिक्लेरेशन होती है। ऑल दिस इज टेकन टू द बैंक एंड बैंक हैज टू डू रियल टाइम वैलिडेशन ऑफ ऑल दिस। उसके बाद वो जाएगा, मतलब ये किस चीज के लिए जा रहा है पैसा, क्यों जा रहा है, वो सब चीजें लिंक्ड होती हैं। एंड द बेस्ट थिंग विल बी कि फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जो
जो एजेंसीज हैं, दे कैन एक्चुअली ट्रैक ऑल दिस इन रियल टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में इंफॉर्मेशन मिल रही है. जैसे अभी जो उन्होंने कहा है ना, हम ये कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द सॉफ्टवेयर, इट्स जो उनका जो डेटाबेस है, दैट विल फ्लैग इट कि ये किस चीज के लिए बाहर जा रहा है और अगर तो ये ऐसी, इन्होंने बना रखा है ये सब चीजें कि वो सॉफ्टवेयर के लिए ओवर इनवॉइसिंग करते हैं. सॉफ्टवेयर लाइसेंस का ओवर इनवॉइसिंग, कंसल्टेंसी सर्विस का ओवर इनवॉइसिंग इज अ वेरी ओल्ड ट्रिक. ये दोनों तरफ यूज होती है, इंडिया में भी यूज होती है और बाहर की तरफ भी यूज होती है. मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो. आप जब आप वो सुनोगे आप हैरान हो जाओगे. 2000 के अंदर, जुलाई अक्टूबर के 2000 के अंदर ऐसा हुआ था कि शेख हसीना पे एक अटैक हुआ था. तो शेख हसीना का जो अटैक था वो उसको वो एक बैकअप वो अटैक था, मतलब प्लान बी था. प्लान ए कुछ और था. प्लान ए ऐसा था कि इंडिया में उन्होंने प्लान ऐसा किया था कि एलटीटी को उन्होंने रखा था एज द पीपल हु विल एक्चुअली डू द सुसाइड बॉम्बिंग, ताकि वो पकड़े भी ना जाएं और एलटीटी को ये फायदा हो जाए कि जब खालिदा जिया आएगी, जब शेख हसीना चली जाएगी, तो खालिदा जिया एलटीटी को 2 आइलैंड्स दे देगी फॉर स्टोरेज ऑफ वेपन्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ताकि वो श्रीलंका पे अटैक कर सकें. तो ये उनका मकसद था एलटीटी का. तो उन्होंने जो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर एलटीटी के साथ ये डील की कि आपको हम पैसा देंगे. पैसा कैसे देंगे कि कोलकाता के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो लंदन की एक कंपनी के साथ डील करेगी जिसमें वो ओवर इनवॉइसिंग करेगी और लंदन की कंपनी उनको पैसे भेजेगी. $10 मिलियन एलटीटी को देने थे. तो जितना पैसा आएगा वो कोलकाता की कंपनी में, वो उसमें से $10 मिलियन एलटीटी को देंगे और एलटीटी उस पैसे को लेके फिर आगे जाके वो सुसाइड बॉम्बिंग करेगी और शेख हसीना को मार डालेगी. ये प्लान था. अब हुआ क्या कि रॉ को इस पूरे प्लान का जो खबर है वो 3 दिन पहले मिली. अब वो क्या ही कर सकते थे, तो उन्होंने एक ऐसा किया कि ये पैसा आने के 2 दिन पहले वो कलकत्ता का जो बिजनेसमैन था वो सड़क पे जा रहा था एंड सडनली उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मारा गया. और जो पैसे थे जो उसके पास आए थे, वो पैसे बैंक के अंदर फ्रोजन रह गए, क्योंकि कोई उसको लेने नहीं जा पाया, कोई उसको निकाल नहीं पाया, वो क्लेम नहीं कर पाया कोई. तो क्योंकि कोई क्लेम नहीं कर पाया पैसे के, वैसे पैसे धरे रह गए. एलटीटी कहा कि बहुत हो गया जी, हम जा रहे हैं, आपने पैसे हमें दिए नहीं, हम जा रहे हैं. तो वो जो प्लॉट था वो वहीं का वहीं धरा रह गया. फिर उन्होंने प्लान बी किया जिसमें उन्होंने आरडीएक्स, जो उनका वो हुजी जो है हरकतुल जिहाद, जो भी उनका वो जमात इस्लामी, उन्होंने उनके पास आरडीएक्स था जिसको लेकर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की. नाउ ये ऐसा था कि इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसको बाहर की कंपनी पैसे दे रही थी. दिस वाज वन वे. यहाँ उल्टा है. यहाँ ये है कि जो ये चीज प्लग कर रहे हैं वो ये है कि बाहर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको इंडियन जो दिखाती है कि भाई हमने आपको ये वाला लकी वाला सॉफ्टवेयर दिया, उसका लाइसेंस की फी ये है, या आपने आपको कंसल्टेंसी दी, उसका जो बिल है वो $4 मिलियन या $5 मिलियन है, आपको हमें भेजना है. तो वो रेमिट करते हैं बैंक के थ्रू. लगता है कि सब कुछ सही सलामत है, बट दैट इज एक्चुअली अ वे टू close on a hawala deal, fund the those kind of entities and organizations and groups जो नार्को टेररिज्म कर रहे हैं. और क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है या मणिपुर वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको कैसे प्लग किया जाए. क्योंकि अगर वो ये ऐसी सिचुएशन है जैसी बंगाल में थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो खुद ही इन्वॉल्व थी. अब आप क्या ही कर सकते हो, वो कैसे रोकोगे आप उसको. अब ये जब तक अंदर नहीं जाएंगे, उसको रोकेंगे नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट तो रोकेगी नहीं,
ऐसे ही बंगाल में था। तो द राइट वे इज कि आप उनके सर्टिफिकेट ही उठा लो। आप ये फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आपने गलत सर्टिफिकेट दिया और पैसे आए और वो हमें लगे कि ये ठीक नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वो गलत हुए तो रेमिटर का तो जाएगा ही जाएगा हिसाब किताब। पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, जो ये कर रहा है हरकतें, उसका सर्टिफिकेट गया तो आप नहीं काम कर सकोगे। तो बेसिकली क्या है कि वो एक फनल है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे प्रोफेशनल बहुत कम होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ, राइट, वेरी लिमिटेड, या राइट, जनरली बहुत दे limited हाँ है जी, जो इस तरह की चीजें करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी ग्रेट। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर हम कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कुछ लोग, जैसे हर प्रोफेशन में होते हैं, ऐसे कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर भी ऐसे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। आप मतलब अगर मैं ये कहूं कि 100-200 ऐसी शेल कंपनीज हैं जो ऐसी हरकतें कर रही हैं, जो ऐसी डील्स कर रही हैं, दे आर एक्चुअली राउटिंग एवरीथिंग थ्रू 4 or 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन से पंजाब। आप उनका सर्टिफिकेट निकाल लो, काम खत्म। Instead of going for all 100 of them, trying to investigate all 100 of them, you take out the chartered accountants out. काम खत्म। लिंक टूट जाता है। हाँ, एंड यू डोंट हैव टू गो टू, मतलब वहां पर अब ये कंपनीज जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो ये कंपनीज वो कर रही हैं ऐसी हरकतें, राइट, वो वहां जाओगे वहां कुछ नहीं मिलेगा। वो वैसे ही वो एक एम्प्टी खाली सा एक रूम होगा या एक टी स्टॉल भी होगा। टीन के छप्पर के हाँ, और नीचे। टीन का वो पड़ा होगा। अब वो हमने किसके बारे में पहले भी बात की थी कि जो शाहीन बाग का जो चल रहा था सिचुएशन, मैंने ये देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बंदे ने वो डाला हुआ था, वो पॉडकास्ट में बता रहा था कि हाउ ड्यूरिंग शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, देयर वाज समबडी इन यूके हु वाज सेंडिंग मनी टू बाइकुला, एंड वो उसके एनजीओ में जा रहा था। वो एनजीओ जो थी वो बाइकोला में बैठी हुई, वो उस पैसे को एक केमिस्ट की शॉप पे दे रही थी। उन्होंने ये केमिस्ट की शॉप में क्यों जा रहा है पैसा इतना? जब उन्होंने पता किया, जब उन्होंने उसको और फॉलो किया, पैसे को पता चला कि वो केमिस्ट की शॉप ई वॉलेट्स के थ्रू वो पैसे शाहीन बाग भिजवाती थी। तो there are various ways that these guys try and circumvent the whole thing, right? तो उसको आप कैसे रोकोगे, कैसे प्लग करोगे ये सब चीजें? तभी उन्होंने एफसीआरए में आया कि भैया आप अगर एनजीओ के पैसे अगर आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक बैंक है जहाँ पे आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ वो दिल्ली में कहीं पर है, वहीं पर उसी एक ब्रांच पे खुलेगा, वहीं सारे एनजीओ के पैसे आएंगे। काम खत्म हो गया। आप कहीं और पैसे ला नहीं सकते। तो वो दैट बिकम्स एन इशू। तभी जो अभी वो टिमोथी इनिशिएटिव जो है, जब उन्होंने, उनके पास हजारों डेबिट कार्ड्स मिले, वो इसलिए मिले क्योंकि देयर वाज नो वे दे कुड हैव सर्कमवेंटेड थ्रू नॉर्मल चैनल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेबिट कार्ड भिजवाए। अब डेबिट कार्ड वो करोड़ों पे निकाल रहे हैं, 10-10 हजार कर करके, और वो भी बस्तर में निकाल रहे हैं। तो वो एक ही सड़क पे उन्होंने जितने एटीएम से उसमें करोड़ों रुपए निकालने की कोशिश की, तो वो पकड़े गए। तो ये चलता रहेगा। बेसिकली फाइनेंसेस को क्या फुल स्टॉप लगाने की तैयारी चल रही, नॉट फुल स्टॉप, एटलीस्ट जितना रिड्यूस कर सके चेन को तोड़ने की, कि पैसा यहाँ से जा रहा है और फिर वहां से वही पैसा राउट होके फिर इंडिया, बिकॉज फॉरेनर्स आर वेरी स्मार्ट, अंग्रेज आर वेरी स्मार्ट, वो कभी अपने पर्सनल पैसे नहीं लगाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट एट दैट। आप ही के पैसे आप ही के गले पे, जैसे हम बोलते हैं ना, जब आप हलाल सर्टिफिकेट वाली चीजें खरीदते हैं तो क्या होता है, आप ही के पैसे निकाल के फिर आप ही का कन्वर्जन और लव जिहाद किया जाता है। दिस इज द सिमिलर थिंग कि योर मनी इज बीइंग राउटेड थ्रू शेल कंपनीज टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, डॉलर्स में, यूरोस में, जो भी करेंसी में, एंड देन वो फिर वापस लाया जाता है। तो एटलीस्ट जाने वाले रास्ते पे बॉर्डर एरियाज में, पंजाब है, मणिपुर है, राजस्थान है, गुजरात है, इन सारे एरियाज पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का काम बहुत तेजी से चल रहा है बॉर्डर एरियाज पे, विच दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू स्टॉप।
उसको रोकने की तैयारी चल रही है, या फिर ब्रेक द चेन, ब्रेक द सर्कल? जी। सी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि इफ समथिंग कैन बी मॉनिटर्ड, देन दैट कैन बी स्टॉप्ड. हमने पहले भी इसके बारे में बात की है. मैं बार बार बोलता हूँ कि द रीज़न वाई समटाइम्स जैसे ये प्रोटेस्ट जो होते हैं इनको होने दिया जाता है क्योंकि सारे वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप को बाहर लाके वो दिखा देते हैं, खुद को वो एक्सपोज कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी हरकतें करने से तो रुकेंगे नहीं. उनको वाकई में ऐसा लगता है कि दे कैन ब्रेक इंडिया, एंड दैट इज व्हाई दे डू एवरीथिंग दैट कैन हेल्प देम ब्रेक इंडिया, राइट? तो वो अपना काम करने की तरह तरह से कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पीछे से मॉनिटर हो रहे होते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर कॉट. एंड इसीलिए FCRA का जो प्रोग्रेशन हुआ वो हुआ, धीरे धीरे प्रोग्रेशन हुआ. ऐसे ही जो इंटरनली जो है, पहले इन्होंने मॉरिशियस रूट को स्टॉप किया था. मॉरिशियस रूट से बहुत पैसा आता था. अब कोई ये पूछे, बताए 2014 से पहले इनफैक्ट बहुत साल तक जो इंडिया में जो FDI आता था ना, हाईएस्ट FDI यूज्ड टू कम फ्रॉम मॉरिशियस. आपको ये पूछे, मॉरिशस खुद कंगला देश है, वो करोड़ बाग जितना बड़ा नहीं है, मतलब वो इंडिया को सबसे ज्यादा FDI दे रहा है पूरी दुनिया से. कैसे? ऑब्वियसली वो हवाला वापस आ रहा था, तो इन्होंने वो बंद किया. जब तो मैं अक्सर सोचता था, एक्चुअली बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा नहीं है और बात नहीं की, पर मैं ये मानता हूँ बड़े स्ट्रांगली कि इन्होंने चुप चुपीते जो इन्होंने उसको मॉरिशस के रूट को जब बंद किया, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट. एंड व्हाई? जब इतना सारा जो कोट एंड कोट जो FDI आ रहा था, पैसा अंदर आ रहा था वाइट होके, वो पैसा कहाँ जा रहा था? वो पैसा जा रहा था इन रियल एस्टेट, इन दिस एंड दैट. वो सर्कुलेट हो रहा था पैसा, राइट? वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, कोट एंड कोट बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे और ट्रांजैक्शंस होती थी और चीजें होती थी, क्योंकि वो वाइड हो गया होता था. बट द थिंग इज, इंडिया को नुकसान हो रहा था. अब इतना सारा अंदर आ रहा जो पैसा, आप उसको सडनली रोक देते हो बिकॉज वो देश के लिए बड़ा हानिकारक है. तो इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा ना. और हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, बिलियंस की बात कर रहे हैं. सडनली दैट वाज स्टॉप्ड. And again, and still nothing happened to the economy. Economy should have collapsed, but economy did not collapse. How? That should be the real case study. Is it because of this that when Modi took a walk around the Lakshadweep Island? नहीं, वो बात की बात है, वो बहुत जरूरी है. ये हम बात कर रहे हैं 2015-16 की. अच्छा. जब इन्होंने मॉरिशस का जो रूट था उसको बंद किया था, वो 2015-16 की बात कर रहे हैं हम. इट वाज फैसिनेटिंग. मैं जब देखता था, मैंने जब देख रहा था, जब हो रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि इतना बड़ा चंक जो है वो आ रहा है इंडिया में, उन्होंने सडनली इसको बंद कर दिया. बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब नहीं आएंगे वहां से बिकॉज वो रूट ही बंद हो गया है. तो इकोनॉमी को तो कोलैप्स करना चाहिए ना, पर इकोनॉमी कोलैप्स नहीं की. दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन माई आईज. तो धीरे 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 करके इन्होंने, अब क्या है कि कई लोग कहते हैं अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने इतना कुछ किया, तो पाकिस्तान ने कौन सा कोई रोक दिया टेररिज्म करने से? वो पाकिस्तान रोकेगा थोड़ी कभी टेररिज्म करने से. और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो, क्योंकि आपने लॉ बनाया है, क्योंकि आप उनको पनिश करते हो, इसलिए वो क्राइम करने से थोड़ी को रुकता है. ये तो एक बड़ी स्टूपिड सी एक आर्गुमेंट होती है जो लोग करते देते हैं और हम सुन भी लेते हैं. मतलब कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जो इस बात से वो रोक देता है कि भैया आगे लॉ है जो बन गया मेरे खिलाफ, या पुलिस वहां खड़ी है? वो तो कहता है अच्छा ये तो और बड़ा चैलेंज है, पर पुलिस के पास भी चैलेंज है ना. लड़ाई तो इसी बात की है ना. तो बेसिकली पहले तो ऐसा था, हमारा पूरा दरवाजा ही खुला था, जो मर्जी आए. मतलब वो हम क्या कहते हैं, चीनी की बोरी थी, कोई भी आके चख लेता था, कोई भी उठा के ले जाता था.
मतलब बेसिकली देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, नथिंग गोइंग ऑन। मॉरिशस से आ रहा था, मतलब कोई सोचे मॉरिशस जैसी कंट्री वो इंडिया को सबसे ज्यादा एफडीआई दे रही थी, और हम ये मान भी लेते थे, कोई ये बोलने वाला नहीं होता था कि भैया ये सब फेक है, दिस इज ऑल फेक, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, बट नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट। व्हाई? क्योंकि हमने एक नॉर्मलाइज कर दिया था इसको, ये नॉर्मल नहीं था और नॉर्मल होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन, लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर रहे, मैं ये पूछता हूं आप क्या कर रहे थे? वेयर वर द नॉर्मल पीपल? व्हाई weren't they asking questions? Why weren't they looking at things right in front of them जो हो रही थी? मतलब कोई ये बात करे कि वो ना छोटा था एक वो मोहल्ला है, वो भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई दे रहा है, और हम हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे थोड़ी कभी होता है। हम सबको पता था वो झूठ है, पर कोई अच्छा, बोलता क्यों नहीं था? और अभी जब भी वो हो रहा है ना, तो अभी वो रोकने की कोशिश करते हैं हर चीज को। जब शाहीन बाग का हुआ, अब जो प्रोटेस्ट का हुआ, हमारे सामने हुआ ना, पैसा हमारे सामने आया, स्विगी के वो खाने हमारे सामने आते थे ना। वो क्या करें, तुम्हें कॉल करें कि हम ये कर रहे हैं, वो क्या करें आपको समझाने के लिए? जब मॉरिशस का पैसा इधर आना रोक दिया गया तो मॉरिशस पे कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा, फल हाँ, फूल रहे थे उनके उनके ऊपर पैसों काफी पे। इम्पैक्ट आया था उस समय, क्योंकि वो दे हैड बिकम अ राउट, एंड इसीलिए ऑल दीज, और तब उसके बाद शेल कंपनीज भी बंद हुई। बट शेल कंपनीज पूरी तरह बंद नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, तो मैं एक लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में मैं वो काम करता था। तो उसमें क्या था कि आई यूज्ड टू आल्सो वर्क ऑन द फाइनेंस साइड। तो उसके वो होते थे एनुअल रिपोर्ट्स होते थे, उसमें मैं काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था। तो उसकी कुछ कंपनीज थी जिसके बारे में मुझे एनुअल रिपोर्ट्स का वो बनाना पड़ता था, क्या काम किया उन्होंने, वो सब वो नैरेटिव जो होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो उस कॉर्पोरेट हाउस के पास 3-4 ऐसी कंपनीज थी जिसका स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता था, और वो जो स्टॉक मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जाती रहती थी। तो उस कंपनी, और काफी अच्छी स्टॉक प्राइस थी उसकी, तो उन्होंने मेरे को कहा, जो सीईओ था उन्होंने मेरे को कहा कि आप इनका ना वो बना दो, एनुअल रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन बना दो। तो मैंने कहा ये कंपनी करती क्या, इसके बारे में डिटेल्स कहाँ से लाऊंगा? डिटेल्स किसी के पास नहीं थी, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ शेल कंपनीज थी, और वो हमेशा से ऐसी था, और कोई बोलने वाला नहीं था। मैं ये शेल कंपनी, मैं उस समय नया था, मेरे को पता नहीं था। ये मेरे को बहुत देर बाद जाके मेरे को समझ में आया, ये शेल कंपनीज बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि उन शेल कंपनीज के जो स्टॉक मार्केट की जो रजिस्टर्स होती हैं, उस समय रजिस्टर्स होती थी, वो कभी बंद नहीं होती थी। वो स्टॉक, वो प्राइस को ऊपर नीचे मैनिपुलेट करते रहते थे, वो ब्लैक का वाइट ऐसे करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं ये बंद हुई उस समय, और उसके बाद फिर भी और लूप होल्स उन्होंने निकाले। एफसीआरए जब उन्होंने किया तो उन्होंने अपने डेबिट कार्ड्स लिया है, फिर उन्होंने किस तरह की वो चीजें वो करनी शुरू कर दी, ओवर इनवॉइसिंग वगैरह। दिस ये जो हथकंडे हैं ये अपनाते रहेंगे नए से नए, सारे वो जुगाड़ू लोग होते हैं। हमारी कारस्तानी इस बात में है कि हम उसको रोकें कैसे। That is what the government is doing, which is very, very different from most of the governments that were there. पहले तो दरवाजा खोल के कहते हैं आ जाओ, हमें लूट लो जैसे लूट सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि बॉस, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल हो, और अगर यू आर पार्ट ऑफ द एंटायर फ्रॉड, देन यू विल हैव टू पे विद योर लाइवलीहुड। आपकी सर्टिफिकेशन विल गो। बस। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें नेट में आने शुरू हो चुके हैं। हमने 1-1.5 साल पहले बात की थी, हाउ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट तो चलो ठीक है, बट ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, सॉरी सर, देश विरोधी में तो नहीं चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा बहुत तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं टैक्स बचाने के लिए। दैट्स एक्सपीरियंस दैट वी ऑल हैव सीन, कि भाई 15,000 देना है, तो ठीक है हमारा ऐसा कर दो कि हम 10,000 में ही निपट जाए। ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस लेवल पे, क्योंकि ये जो बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर सर फोकस है ना, दैट इज वेरी वाइड, वेरी वेरी रेलिवेंट। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बॉर्डर एरियाज से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रोफाइल मंगाइए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच कैसे हो जाते हैं? हाउ डू दे हैव सो मच ऑफ मनी? इतना कौन सा आपको फीस मिलती है आईटीआर फाइल करने की? अब तो आईटीआर ऑनलाइन फाइल हो जाता है। अभी वेयर इज द भी मनी? बहुत वो चलता है, लाइक ब्लैक में काफी सारे वो चलते हैं बाहर से, अभी भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के से पैसे आते हैं. तो बेसिकली आई थिंक द सिचुएशन इज सच दैट इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा. और इसमें जो एक पेनल्टीज जो लगाई हैं वो पर रेमिटेंस, नॉट ओवरऑल, पर रेमिटेंस 1 लाख रुपए की है. तो मतलब हर बेसिकली ट्रांजेक्शन में, हर ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन 1 लाख. वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, मतलब 2 लाख का है तो भी, 2 करोड़ का है तो भी? हाँ, पर बेसिकली ओवर टाइम इट विल स्टार्ट बाइटिंग ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन. बट दैट इज नॉट द रियल थिंग. द रियल थिंग इज कि कैसे जो पूरा इंफॉर्मेशन है उसको ये कैप्चर कर रहे हैं. दैट इज द रियल थिंग. और उसको कैसे यूज किया जाएगा, ये पूरा जो इंटीग्रेटेड है ना सिचुएशन जो ये बना रहे हैं, जो UDIN एंड रेमिटेंस, और रेमिटर की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होगी. रेसिपिएंट कौन है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, और एग्जेम्प्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, वो सब रियल टाइम basis पे that will be monitored by those by the agencies. And once it has been computerized, once पीछे से उन्होंने इंटीग्रेशन कर दी है, अगर जैसे वो ये वो हमें समझ में आ रहा है कि API के थ्रू उन्होंने इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर वो ऐसा कर चुके हैं then it closes the entire loop for those kind of transactions. That is the real thing. सही है. तो आप ये कह रहे हैं इसके हिसाब से तो FCRA is moving very steadily and very smartly. FCRA जो मेन फोकस था कि भारत में कन्वर्शन के लिए जो पैसा आ रहा है उसको रोकना, राइट? राइट. तो FCRA का जो है ना, मतलब वो JPC भी जाएगा, ठीक है. लोग ये फिर से कह रहे हैं अरे ये तो हार गए, उन्होंने घुटने टेक दिए. बेसिकली दे आर डूइंग द सेम थिंग जो उन्होंने पहले भी CA और NRC के लिए किया था, कि एक बार वो ठप्पा लग जाता है उनसे कि हमने JPC में भेजा, वहां से भी सब कुछ हो गया, एंड नाउ लाइक वी कैन गो हेड एंड डू go and implement this act and this law. तो that is very important because ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत देर से चल रही हैं भारत के खिलाफ. मैंने जो कल रात को ही मैंने निकाला है जो वीडियो है, उसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप देखो जोशुआ प्रोजेक्ट को, जो अराउंड 2000 के आसपास उन्होंने जॉर्ज W. बुश ने वो शुरू किया था. वो बुश ने नहीं शुरू किया, पर बुश ने एक ऐसा ऑफिस बनाया था ऑफ फेथ बेस्ड डोनेशंस एंड चैरिटेबल थिंग, जिससे इन इवेंजलिस्ट को पैसे जाते थे. और उन्होंने एक पूरा एक पैराफर्निलिया बनाया जिसमें वो जाते थे एंड दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ दिस थिंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड वो चर्च प्लांटिंग करते थे. और उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया था इंडिया का, राइट डाउन टू द लास्ट डिटेल. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ एस्पियोनाज ऑपरेशन दैट वाज गोइंग ऑन. वो अगर आप joshuaproject.net पे जाओगे, वहां इंडिया को ढूंढोगे, आपको साफ दिखाई दे जाएगा. वो वाला डेटा है जो आपको दिखा रहे हैं. जो आपको नहीं दिख रहा वो आपको पता ही नहीं है. वो तो एक एक चीज मैप कर चुके हैं. वो चीजें जो इंडिया की अपनी एजेंसीज के पास नहीं है. तो उन्होंने जब वो चीजें मैप की, तो वो सारे चर्चेस यूज करते हैं टू गो इनसाइड इंडिया एंड पिन कोड बाय पिन कोड, मतलब पिन कोड बाय पिन कोड पूरा डेटा है उनके पास. अब ये टिमोथी इनिशिएटिव का जो केस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसमें था कि ये जो कार्ड्स उनको मिले ना, हजारों कार्ड्स जो उनको मिले डेबिट कार्ड, उस पे उन्होंने नोटेशंस रखी हुई थी. नॉर्थ ईस्ट 1, मतलब कुछ बंच है, नॉर्थ ईस्ट 1, नॉर्थ ईस्ट 2,
साउथ सदर्न मतलब रीजन इतने सारे थे कि उनको सेग्रीगेट करके वो पूरा हाँ पूरा। सदर्न। अब आप जोशुआ वो प्रोजेक्ट का ना आप जाके वेबसाइट देखना, ठीक है। फिर उसके बाद सोचना कि ये नॉर्थ ईस्ट 1 नॉर्थ ईस्ट 2 क्या है। उन्होंने ग्रिड्स बनाई हुई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट 1 ये नॉर्थ ईस्ट 2, मतलब ये जो 5 पिन कोड्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट 1 में आते हैं, ये 5 पिन कोड जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट 2 में आते हैं। तो ये वाले कार्ड जो हैं, ये वाले पिन कोड्स जो हैं वहां जाएंगे, ये कार्ड्स वहां जाएंगे, वहां से पैसे निकालें। आप समझ रहे हो कि भारत को उन्होंने पूरी तरह से विभाजित कर दिया है, लाइक अपने दिमाग में हम कैसे इसको अटैक करेंगे, पिन कोड बाय पिन कोड। ये टारगेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने। दिस इज नॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज टारगेटिंग सॉफ्टवेयर। और बात भी उनकी जो लैंग्वेज है वो भी एस्पिनाज वाली है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था उसमें, और मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप जाओगे वो वीडियो देखोगे, आप देखोगे मैंने कितने डिटेल में कितनी इंफॉर्मेशन उसमें दी है मैंने। बेसिकली we are dealing with something extremely dangerous, and it has nothing to do with, ye conversions have nothing to do with religion. It is a national security risk, plain and simple. It is a national security risk. It is not anything to do with religion. कौन सा religion है जो ये कहता है कि क्योंकि हमें अपने भगवान से बहुत प्यार है, हम वो आदि दुनिया पार करके हम वहां जाएंगे और वहां के एक छोटे से गांव में जाके ये हम हरकतें करेंगे। और आपको डी रूट, आपको जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको अपनी जड़ों से खत्म कर देते हैं। जब आपको अपनी जड़ों से खत्म कर दिया तो आपको किसी भी तरीके से मोल्ड करना, चाहे टेररिस्ट बनाना हो, अपने नेशन के अगेंस्ट खड़ा करना हो, आपके देश को तोड़ना हो, अपनी कम्युनिटीज को तोड़ना हो, फैमिलीज को तोड़ना हो, इट बिकम्स वेरी इजी। जड़ें खत्म हो गई ना। मैं यहाँ एक और बात बोलूँगा। हमने हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है एस्तर धनराज, उनकी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दे वर अ हिंदू फैमिली एंड दे वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदू फैमिली। मतलब वो बहुत ज़्यादा रोज पाठ करते थे, वो सब होता था, एंड सडनली दे वर ऑल कन्वर्टेड। Entire family was converted when she was 13 years old. Then she married another Christian boy and she came to US. और यहाँ पे एक seminary में she wanted to do her masters and मतलब real Christian theology के अंदर masters. And when she was studying there, she realized that this is all BS. ये सब बेकार है. And then she turned back and converted back to Hinduism, but her siblings did not. एंड वो सिबलिंग्स अभी भी उसके खिलाफ बात करते हैं जब वो बताने की कोशिश करती हैं। तो शी हैज रिटन हर एंटायर जर्नी इन दिस बुक कॉल्ड अनबैप्टाइज्ड, हाउ आई लेफ्ट क्रिश्चियनिटी एंड केम बैक टू माय रूट्स। अगर मैं आपके जो ऑडियंस है उसको बड़ी स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो जरूर ये बुक को खरीदें और पढ़ें, क्योंकि क्या होता है, हम जो है ना, जो ये नहीं जानते, हम सोचते हैं कि अरे हम ये आर्गुमेंट देंगे तो हम किसी भी ये क्रिश्चियन वो चीज़ों को, बातों को हम खारिज कर सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं है वो इन सब चीज़ों में 2000 साल से लगे हैं। उन्होंने आपकी हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ चुके हैं। अगर आपको उनके आंसर का नहीं पता तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते जिससे आप उनको खारिज कर सको। तो उसके लिए एस्तर का जो वो है, जो डिस्कशन है, बिकॉज शी वॉज एन इनसाइडर, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू द सेमिनरी वेयर सच पीपल आर प्रिपेयर्ड, शी हैज गॉन थ्रू द एंटायर करिकुलम, व्हाट शी नोज इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए प्लीज आप जाके, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये जब सब चीजें हम देखते हैं ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे, अगर हम सोचते हैं, होता क्या, बड़े सारे लोग कमेंट भी लिखते हैं, उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना अध्ययन नहीं किया। अपना अध्ययन करो आप, तब आप। बहुत जरूरी है। दैट इज समथिंग, द बिगेस्ट वीक पॉइंट ऑफ द नेशनलिस्ट इज वी डोंट स्टडी इन डीप। और हमें कोई कुछ भी बता देता है, हम उसको वर्बली एक्सेप्ट कर लेते हैं रादर देन फाइंडिंग द एग्जैक्ट ट्रू डिटेल्स। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ मैं एक बात और बोलूंगा, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। मेरे नजर में जब मोदी जी ने कहा दिमागी नक्सल,
वो मेरे ख्याल से यही मतलब था उनका, मैं जो समझ पाया हूँ। मैंने इसको बार बार टटोला है, आप भी जानते हो कि हमने इसके बारे में बात की है। इसके सारे सो कॉल्ड पहलू तो हर किसी ने बात की है। मेरी नज़र में क्या है, नक्सल वो होते हैं जो अपने ही देश में अपनी ही मिट्टी के खिलाफ काम करते हैं। तो दिमागी नक्सल वो हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके ऊपर इस तरीके से आपको इम्पैक्ट किया जाएगा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी दिमागी तौर पे अपनी ही मिट्टी अपने ही खिलाफ एक्ट करना शुरू कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाकई में नक्सल बन गए हो, आप धार्मिक नहीं हो। मैं कह रहा हूं आप धार्मिक होगे भी तो भी आपके ऊपर इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ काम करने लग जाओगे। चाहे वो E20 हो, चाहे वो नीट के प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कुछ और बात हो, आपको इस तरीके से वो परोसा जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ की है इन्होंने, ये चीज हम मेरे खिलाफ है। आपको ये नहीं पता कि आपको आपसे किस चीज का बलिदान मांगा जा रहा है। इसलिए दिमागी नक्सल का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि आप अपने खिलाफ ना जाओ, कम से कम आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट कायम रखो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दृष्टिकोण.com एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।